मोस्ट वेलकम डियर्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। देखिए डियर्स, ये वीडियो जो है वो बहुत ही समझ लीजिए रामबाण की तरह एकदम है। आपका ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग करिएगा इस वीडियो को। और ये जो होम साइंस की बालिकाएं हैं 12th की, और चाहे वो बालक हों जो कि होम साइंस लिए हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ जो क्लास 10th की बच्चे होंगे, क्लास 10th के बच्चे जिनका कि साइंस विषय है, उनके लिए भी यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों क्लासों के बच्चे जो हैं इस वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे और जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखिएगा मैं इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये बता रहा हूँ और ये आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, ये आपके प्रश्न में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ से आपको अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और बहुविकल्पी, मैं इस प्रकार से लेक्चर को ले रहा हूँ जिसमें कि आपका चारों का चारों पोर्शन जो होगा वो कवर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले देखिए यहाँ पर बात की क्या की जा रही है, रुधिर तथा लसिका में अंतर। देखिए क्या होता है। देखिए बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, रुधिर और लसिका में अंतर की बात हो रही है। पहला ही प्रश्न है आपका, क्या रुधिर और लसिका में अंतर। तो अंतर यदि आप तैयार करते हैं तो देखिए रुधिर भी आपका तैयार हो रहा है और लसिका भी तैयार हो रहा है। वास्तव में देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, जो लसिका होता है और रुधिर होता है, तो रुधिर तो जानते ही मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में रुधिर, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और जो प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है ना, 4-5 रूपों में लोग देखते हैं। और यहाँ पर रुधिर को जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है ना, और यहाँ पर लसिका का डिरेक्शन क्या है। तो लसिका में अगर हम लोग जब बात करते हैं तो लसिका भी देखिए, ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो रेड व्हाइट सेल होता है हम लोग का ब्लड, तो उस श्वेत रक्त कणिकाओं में ही जो होता है लसिका आपका मिलता है। ठीक है, हम लोग को अब बात क्या करनी है आपकी कि दोनों के बीच में अंतर। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में देखिए अंतर यहाँ पर एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है और ये सम्मुख आपके लिखा भी गया है। इनको देख लीजिए एक बार ध्यान से। देखिए पहला जो सबसे बड़ा अंतर निकल कर आता है रुधिर और लसिका में, रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और लसिका का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। क्यों? क्योंकि लसिका जो होता है वो आर डब्ल्यू के अंदर होता है, रेड व्हाइट ब्लड सेल के अंदर रहता है। इसीलिए देखिए लसिका का रंग जो होता है वो क्या होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा देखिए महत्वपूर्ण अंतर इसमें क्या हो जाएगा, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। देखिए लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स रुधिर में, तो देखिए न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या होती है, इसमें अधिक होती है, और इसमें लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है। और एक तरीके से यहीं पर उल्टा मिल जाएगा आपका कि इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक होती है तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम होती है। यदि इसमें लिम्फोसाइट की संख्या अधिक है तो इसमें लिम्फोसाइट की संख्या कम नहीं, मतलब कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप एक बढ़ा सकते हैं इसमें, लेकिन यार छोड़िए, यहाँ पर खुद ही इतना ज्यादा अंतर आपको दिख रहा है। चौथा पॉइंट देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, रुधिर द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। देखिए जो रुधिर के अंदर होता है ना हीमोग्लोबिन, वही क्या करता है, ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात होती है ना। और यहाँ लसिका क्या करता है, कार्बन, लसिका जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करता है। तो दोनों में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और इसको याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए कुछ और महत्वपूर्ण अंतर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा जो पॉइंट है आप लोगों का, पांचवा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, तो विलेय क्या होता है, विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है और अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है। नहीं, लसिका जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो विलेय नहीं होता है ना, अविलेय होता है, और ये क्या होता है, विलेय होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन ये अधिक होता है और ये विलेय होता है और ये अविलेय होता है। छठवां पॉइंट डियर स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ जो होते हैं इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ। और इसमें क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये दोनों का जो, दोनों के बीच का जो होगा ये महत्वपूर्ण अंतर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग को जो मेन बात करनी है आप लोगों को, देखिए मैं इस टॉपिक को जो पढ़ा रहा था आप लोगों को, देखिए रुधिर लसिका तो हो ही गया और उसके अलावा सीरा और धमनी पर भी बात किया जाएगा, वो भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की, देखिए ये जो पॉइंट है इसमें मैं यहाँ दीर्घ उत्तरी की तरह आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखिए पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि लिख के देखने का आपके पास समय नहीं था बिल्कुल। और फिर भी मैंने देखिए रेगुलरली आप लोगों के लिए काम किया डियर स्टूडेंट्स। अब समय नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास इस चैनल ने किया, डीएस चैनल ने। तो डियर स्टूडेंट्स इस चैनल का लिंक जो है वो सभी अपने क्लासमेटों पर, दूर दराज के बच्चों तक फैला दीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ाने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम लोग पढ़ने लगे हो। मैं, मेरा क्लास और तुम हो यहाँ, फिर इससे पहले थे जाने कहाँ। पढ़ाने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम लोग पढ़ने लगे हो। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग यदि पहले पहले से और पढ़ते हैं तो मैं, और ये जो आज यहाँ पर जो दुआरे पे आई बरा, तो समथिंग के लगवास वाला किस्सा नहीं होता, मैं भी आप लोगों को उसी हिसाब से चीजें अवेलेबल कराता और बेहतर तरीके से सब कुछ होता। लेकिन चूंकि आप लोगों के संख्याओं को, वीडियो को देख कर ना देखते थे सभी लोग, तो हमको लगा कि नहीं आप लोग को भाई तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन अंतिम समय मेरे पास इतने बच्चे आए हैं, इतने परेशान बच्चे हैं कि हम लोग क्या बात करें, वो भी अच्छे अच्छे जिलों से। जिस जिलों में पता चला, जो कुछ जिले ऐसे जहाँ पर शिक्षा तो अभाव है वहां पर तो उस जिलों के बच्चे तो आ रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन जो आपके टॉपेस्ट जो जिले होते हैं उन जगहों के
और वो भी बड़े परेशान हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पर रुधिर की बात हुई है, तो रुधिर को आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या होता है। देखिए रुधिर के बारे में लोग अगर इंपॉर्टेंट कुछ बात करें यहाँ पर, तो रुधिर के बारे में तो पहली बात ये जानिएगा डियर स्टूडेंट्स की जो रुधिर होता है वो क्या होता है, वो तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जोड़ने का काम करता है ना, तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है, देखिए परिवहन का काम करता है ना, परिवहन के लिए जो होता है, रक्त ही जानते हैं कि हमारे शरीर के पूरे अंगों तक भागों तक पूरा खूब दौड़ता है अपने मन का, जो उसके अंदर सैनिक सेना है, भागो यहाँ इसको देना, वहां उसको देना। तो जो भी रुधिर की बात होती है, जहां पर जरूरत होती है, तो वो पूरा का पूरा काम किसके जिम्मे है, वो रुधिर के जिम्मे ही होता है, ठीक है। और एक चीज और इसमें याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो तरल क्या है, ये रुधिर जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है, ये बात इसमें याद रखिएगा फैक्ट्स के रूप में। और रुधिर में जानते हैं कि लाल हो गया, श्वेत लाल रुधिर कणिकाएं हो गई, देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, लाल रक्त कणिकाएं हो गई। और उसके साथ ही साथ आपका क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए लाल रक्त कणिकाओं की बात हो गई, और यहाँ पर जो है आप लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा की बात हो गई ना, और यहाँ पर प्लेटलेट्स की बात हो गई। तो ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं देखिए रुधिर की बात जब होती है तो। और रुधिर के बारे में देखिए बताया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जानते हैं कि क्या होता है इसका जो ये यह हल्का देखिए क्षारीय होता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जानते हैं कि 7 जो होता है तो वो उदासीन का होता है, 7 से नीचे जब आएंगे तो अम्ल हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो जो पीएच मान होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए ना, ये स्केल पीएच स्केल जो होता है जिसको पैमाने पर हम लोग उसकी अम्लता और क्षारीयता को हम लोग बताते हैं, तो 7.3 से 7.4, 7.3 से 7.4 के बीच में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका देखिए पीएच मान होता है। ये याद रखिएगा फैक्ट्स के रूप में अलग से, कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.3 से 7.4 के बीच में होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये रुधिर के रूप में रुधिर के लिए जो महत्वपूर्ण बातें थी, और जानते हैं कि लगभग 5 से 7 लीटर 8 लीटर 5 से 7 लीटर क्या होता है एक मनुष्य शरीर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो होता है वो ब्लड की बात होती है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पर जो इसके लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं में डियर स्टूडेंट्स बात किया जाए तो देखिए हीमोग्लोबिन होता है, वही जो लाव प्रोटीन होता है जो उसके लाल रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ये काम क्या करता है, रुधिर कोशिकाओं में से देखिए लाल रंग तो देने का कार्य इसका है ही, और इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम है। तो लाल रक्त कणिकाएं डियर स्टूडेंट्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ले जाकर क्या करती हैं, सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। तो जब हीमोग्लोबिन यह काम करता है तो उस समय उसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वही जब इसका उल्टा देख लीजिए, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से वापस लेकर आती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ठीक है, हीमोग्लोबिन ही देखिए लाल रक्त कणिकाओं में जो है मुख्य रूप से काम करता है अपने डिविजन, ठीक है। और पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7.3 से 7.4 के बीच में होता है, याद रखिएगा डिविजन में। और बात करें हम लोग देखिए तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है वो 120 दिन तक होता है। मतलब जो इनका जीवन काल होता है, अगर कोई भी एक लाल रक्त कणिका आपकी बन जा रही है, कोई एक सेल बन रहा है रेड ब्लड सेल का, तो वो क्या होता है 120 दिनों तक वो आपका जीवित रहेगा, ठीक है। 120 दिनों के बाद फिर क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात जो देखिए क्या होता है, इसका विनाश हो जाता है, वो प्लीहा में चला जाता है, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह प्लीहा में समाप्त हो जाता है जाकर, ठीक है। ये लाल रक्त कणिकाओं की बात हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं आपसे श्वेत रुधिर कणिकाओं की, तो चलिए आइए श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम लोग बात समझ लेते हैं कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात हो रही है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में डिस्कशन बात करें तो ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी एक तरीके से श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है हमारे शरीर के लिए जो होती हैं वो सैनिक का काम करती हैं। किसका काम करती है डिस्कशन, सैनिक का। यहाँ देखिए कणिकाएं रहेगा, तो हमारे शरीर के लिए किसका काम करती है, सैनिक का। हमारे देखिए शरीर का सैनिक भी इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं भाई, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इनका कार्य क्या होता है, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना व रोगों से रक्षा करना, यानी संक्रामक बीमारियों को दूर रखने का काम देखिए जो होते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के जो सैनिक होते हैं वही सब काम करते हैं। जो रोगाणु ऐसे पहुंचते हैं, उनके जो वायरस होते हैं, उनके जो जीवाणु होते हैं, उनको ये रोकने का काम करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है डियर, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और श्वेत रक्त कणिकाओं में देखिए भी 2 पार्ट है वहां पर ना, जिसको हम लोग कणिका में और कणिका रहित बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं उसको, और ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं उसको। यहाँ पर 2 पार्ट होता है वहां पर, उसमें उतना अंदर मत जाइए आप लोग, इतना भी यदि आप लिख देते तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और श्वेत रक्त कणिका में डिस्कशन जाते हैं लिम्फोसाइट्स जो होता है और मोनोसाइट्स जो होता है, ये जो कणिकाएं जो होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं। देखिए लिम्फोसाइट की बात मैंने वहां पर दिखाया भी था आपको अंतर में, जो लसिका की बात हो रही थी। तो और देखिए ये शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा के लिए मुख्य रूप से जो है ये जिम्मेदार होता है। और जितने भी वो हानिकारक जीवाणु वायरस होते वगैरह होते हैं तो उनको ये रोकने का प्रमुख रूप से काम होता है। जब यही समाप्त हो जाते हैं तो संक्रामक जो होता है बीमारियों का आदमी चपेट में आ जाता है, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं उनकी समाप्त होने लगती है धीरे धीरे। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक चीज बताऊं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है।
लगभग डियर स्टूडेंट्स देखिए 1 से 2 दिनों के हर 1 दिन 2 दिनों पर क्या होता है, ये श्वेत कणिकाओं समाप्त हो जाती है, फिर बनती हैं, फिर बनती हैं, फिर समाप्त हो जाती है, फिर बनती है, फिर समाप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए यहीं पर जब बात हो रही है रक्त की, तो देखिए प्लाज़्मा तो जानते ही हैं, प्लाज़्मा क्या होता है? प्लाज़्मा भी हमारे शरीर का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, मतलब बॉडी के अंदर जो थक्का ना बन जाए। और प्लाज़्मा में देखिए वो कुछ नहीं होता है, देखा जाए तो 90 से 92% तक उसमें जल ही है, और 8 से 10% तक उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है डियर। और इसका देखिए उपयोग क्या होता है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। कौन? प्लाज्मा। जैसे नहीं आप देखते हैं ना, गाढ़ा ब्लड को गाढ़ा करने का काम जो है ना, वो प्लाज्मा का ही है। जैसे आप नाक छिड़कते हैं ना, नाक जब गाढ़ा हो जाता है तो देखिए जैसे इस प्रकार दिखता है, तो प्लाज्मा भी कुछ उसी प्रकार से दिखता है, आप लोग समझिएगा। और प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें डियर, तो जानते ही हैं आजकल डेंगू होता है तो बड़ा गप से नहीं, पहले कुछ घटे चाहे ना घटे, लेकिन पहले क्या घटता है? पहले जो होता है वो प्लेटलेट्स बड़ी तेजी से घटता है। तो प्लेटलेट्स को जानते ही हैं। और ये क्षतिग्रस्त स्थानों पर देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लग गया। क्षतिग्रस्त का मतलब क्या हो गया? आप मान लीजिए दौड़ रहे थे और गिर गया, अचानक क्या हो गया, मान लीजिए पैर कट गया, छिलरा गया, या चोट लग गई किसी कारणवश, तो वहां पर देखते हैं कि पंछा की तरह व्हाइट आता है, और वहां पर वो लेयर बना देता है, और वो पपड़ी की तरह बन जाता है। तो वही डिरेक्शन होता है प्लेटलेट्स। और ये मुख्य रूप से देखिए मानव में ही रहता है, और जीवों में जैसे देखेंगे कि कभी गाय वगैरह को चोट लगा होगा, तो आपने देखा होगा गाँव में बैल वगैरह को जब चोट लग जाता है या कहीं कट फट जाता है, तो वहां पर देखिए उसका ब्लड जो होता है रेगुलरली निकलता रहता है, गिरता रहता है, यदि उसमें पपड़ी नहीं बनती है। लेकिन यहाँ प्लेटलेट्स जो होता है मनुष्य में होता है, तो वहां पर देखिए जब मनुष्य को चोट लगता है तो वो तुरंत क्या हो जाता है? वो जम जाता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे चोट लगने पर रुधिर का बाह्य स्राव रुक जाता है, क्योंकि वो उसको या क्या कर देता है? पैक कर देता है, मून देता है ना, ताकि और बाहरी जो कुछ प्रॉब्लम होगा उनको भी ये आसानी से रोक सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से देखिए रुधिर पर बात हुई हम लोगों की। और रुधिर के जो प्रमुख संगठन है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इन पर भी बात किया गया। अब इसमें जो डियर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पूछा जाता है आपका, कि रुधिर में देखिए क्या है आपका ग्रुप, क्या है ब्लड ग्रुप क्या है। तो रुधिर वर्ग के बारे में देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर नाम के व्यक्ति थे। देखिए ब्लड किसी का किसी को चला दिया जाता तो बड़ा दिक्कत होता था। अचानक देख रहे हैं कि किसी को पता चला वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव काम कर गया, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव काम कर गया, तो ये बड़ा समस्या थी, और लोग बड़ी परेशान थे कि वास्तव में ब्लड कौन सा दिया जाए किसको। तो इसके लिए देखिए कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। उन्होंने परिश्रम करके क्या निकाला डिरेक्शन, देखिए 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, 4 प्रकार के, जिसमें की बात होती है ए ग्रुप, बी ग्रुप, और यहाँ पर ए बी ग्रुप, और यहाँ पर ओ ग्रुप। तो डिरेक्शन जो देखिए बी ग्रुप के हैं, तो भारत में हम लोग के जो देखिए सबसे सर्वाधिक कोई अगर ग्रुप है तो वो बी पॉजिटिव ही है। तो बी पॉजिटिव के जो है हम लोग के भारत में जो है, और यहाँ पर देखिए अपने एग्जाम में भी आप लोग बी पॉजिटिव बने रहिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें बी पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि देखिए भारत के जो मैक्सिमम लोग हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव ही है। तो बी पॉजिटिव का मतलब होता है हमेशा धनात्मक बने रहिए। ठीक है, चाहे आपके पक्ष में कुछ भी ना हो, अगर 100 नंबर में अगर 99 आपके विरुद्ध हो, लेकिन एक भी अगर आपके पक्ष में है, तब भी वहां पर क्या हो? बी पॉजिटिव बने रहिए। ए बी और ओ। तो ए क्या हो गया? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। तो सर्वदाता के रूप में बात करते हैं डिरेक्शन, तो ये ओ होता है। और ए बी जो होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और ए बी को तो आप जान ही रहे हैं कि ए यहाँ पर ए को दे सकता है, और ए बी को यहाँ पर जैसे बात होगी, और ओ को, लेकिन बी को नहीं दे सकता। और जो बी है वो ए को नहीं दे सकता, बल्कि ए बी और ओ को मतलब से ले सकता है, वो दे सकता है। तो यहाँ पर ए बी जो हो गया एक दूसरे के धनात्मक, और ओ जो होता है वो सर्वग्राही कहलाता है, वो सबको दे सकता है। और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही नहीं होता है, यहाँ पर सर्वग्राही के रूप में ए बी को याद करते हैं, और ओ जो होता है सर्वदाता होता है। और ये देखिए ब्लड ग्रुप जो ओ होता है बहुत ही कठिन होता है, जल्दी मिलता नहीं है। तो ये एक फैक्ट्स हो गया। आपको अगर बहुविकल्पी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, और इसको कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसको खोजा हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रुधिर वर्ग की बात हो गई। आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड हम लोग का तेजी, लेकिन आप लोग का दिमाग भी बड़ा तेजी से कार्य कर रहा होगा डिस्टेंस, इसलिए देखिए इसमें मुझे कोई भी थोड़ा सा भी नहीं संकोच है कि नहीं मैं कितनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, कितनी धीमे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप हर चीजों को इस समय कैच कर लेंगे। देखिए रुधिर के कार्य क्या होते हैं डिस्टेंस, देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो मैंने पहले ही बताया कि देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है डिस्टेंस आपके शरीर के अंदर, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब ले जाता है बाहर तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ऑक्सीजन को जब ले आता है या ऑक्सीजन को सभी अंगों को प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्य करता है। अब बात हो रही है आपकी, देखिए यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका पोषक पदार्थों का संवहन। तो याद रखिएगा पोषक पदार्थों के संवहन की बात हो रही है। तो पोषक पदार्थों के संवहन में अगर देखा जाए तो आपका जो कोई भी छोटी आंत, जानते हैं कि बड़ी आंत और छोटी आंत में जो आपका भोजन होता है वो क्या होता है? मेन होता है। तो भोज्य पदार्थों को ये घुलनशील अवस्था में ले जाता है और रुधिर प्लाज्मा द्वारा ऊतकों में ये पहुंचाया जाता है। तो पोषक पदार्थों का देखिए संवहन करता है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो पोषक पदार्थों को शरीर के हर अंगों तक जो भी पोषण की चीजें हैं या संतुलित आहार की जो पोषक चीजें
उनको ले जाकर ड्यूरेशंस वह देने का क्या करता है, प्रमुख रूप से कार्य करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम लोग देखिए ड्यूरेशन बात करें हम लोग तो शारीरिक क्या होता है, यहाँ पर जो शारीरिक ताप का नियंत्रण होता है, शारीरिक ताप का नियंत्रण जो होता है वो भी कौन करता है, रुधिर ही करता है। तो शारीरिक ताप का नियंत्रण मतलब जो होता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर को मेंटेनेंस बनाए रखता है। जैसे ठंडी की बात हो गई, गर्मी की बात हो गई, शरीर का जो संतुलन बनाने का काम जो होता है वो कहीं ना कहीं से जो होता है किसका होता है, ये आपके रुधिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। नियंत्रण जो बना रहता है आदमी का, नहीं हमारे शरीर का जो ताप होता है मौसम में एक समान बना रहता है। ये बहुत बड़ी चीज है ना। और जानते हैं कि जो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये तो शारीरिक ताप होता है ना, कमरे के तापमान जो होता है। यस, देखिए ये मतलब मौसम के अनुसार जो होता है अपने आप को जो ब्लड होता है वो भी एस्टिमेटेड कर देता है या व्यवस्थित कर देता है ना। विभिन्न अंगों का समन्वय, देखिए हर अंगों के मध्य जो होता है कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी जो होता है ब्लड करता है, और किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या बातें हैं क्या महत्वपूर्ण से नहीं है, उनको भी देखिए करने का कार्य कौन करता है, ये मुख्य रूप से यही करता है, रुधिर का ही कार्य है। उत्सर्जी पदार्थों का देखिए संवहन करने का काम भी जो होता है वो किसका होता है, ये जिसे गुर्दे में जाता है, वृक्क के अंदर जाके पहुंचता है, वहां से मूत्र के माध्यम से, जैसे मल मूत्र की बात हो गई तो उनको भी निकालने उकालने में क्या होता है, कहीं ना कहीं से रुधिर का जो होता है महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उसके बाद देखिए उत्सर्जी अंगों का परिवहन की बात हो गई, रुधिर स्राव को रोकना, जैसे रुधिर वगैरह कहीं क्या हो गया, अचानक कट गया हाथ वगैरह, तो वहां से क्या करता है, रुधिर को बचा रहा है, वो रक्त को उससे रोकने का काम देखिए महत्वपूर्ण रूप से करता है। रोगों से रक्षा एवं घाव को भरने का काम जो होता है ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर्स, तो ये रुधिर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए, आप इनको लिख दीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अब, देखिए जो ये तो रुधिर की पूरी बात हो गई, मैंने पूरा दीर्घ में आपको समझाया है। आप एक दो बार इसको सुन लीजिएगा मेरी बातों को, आप देखिएगा निश्चित रूप से आप भर कर आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अंतिम आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है डियर्स, तो ये जो आप परिवहन में परिसंचरण तंत्र में देखते हैं तो उसमें देखिए धमनी की बात होती है और शिरा की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए धमनी और शिरा का मतलब क्या होता है, तो इनके मध्य जो अंतर पूछा जाए, या तो अगर पूछ दिया जाए अलग अलग भी धमनी और शिरा का पूछा जाएगा तब भी आप आसानी से बता लेंगे। बियर्सन देखिए यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है, इसमें ये चीज याद रखिए। और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, यानी धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में जो होता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, फुफ्फुसी शिरा देखिए, यहाँ पर फुफ्फुसी दिख रहा है आपको शिरा, और यहाँ पर फुफ्फुसी धमनी दिख रहा है, और यहाँ फुफ्फुसी शिरा। तो देखिए जब इसमें धमनी होता है तो धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन उसका जो फुफ्फुसी भाग होता है, फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है, वो अशुद्ध रक्त बहता है। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो उसका फुफ्फुसी शिरा वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, यानी प्योर जो ब्लड होता है इसमें आपका रक्त जो होता है वो बहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन फुफ्फुसी लिखेंगे तभी आप शुद्ध अशुद्ध का कंफ्यूजन मत रखिएगा। आप देखिए याद रखिए कि धमनी में क्या होता है, इसको आर्टरी और विंस जो होता है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, आर्टरी और विंस। तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त, और शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 10th के बच्चे रहे चाहे 12th के बच्चे रहे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास है बहुत ही ज्यादा। जो क्लास 10th के बच्चे जिनका भी बायोलॉजी वाला पोर्शन देखिए चल रहा है आपका जीव विज्ञान वाला, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए तो मान लीजिए 12th के बच्चे हैं तो उनके लिए होम साइंस में जो बालिकाएं रहती हैं तो उनको जाहिर है कि ग्रेडी के रूप में उनको इन सभी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें बात क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो रुधिर होता है तो अशुद्ध रुधिर क्या क्या करता है, रुधिर हृदय से ये विभिन्न अंगों की ओर पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है डियर स्टूडेंट्स, रुधिर जो होता है वो हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि शुद्ध रक्त है ये, तो शुद्ध जो होगा वो हृदय जो होगा, हृदय शुद्ध कर देता है उसको, तो फिर हृदय से हम लोग कहाँ ले जाते हैं, वृक्क या किडनी में वो शुद्ध होता है ना, तो फिर यहाँ तो हृदय क्या करता है, उसको विभिन्न अंगों को भेज देता है, क्योंकि ये शुद्ध रक्त होता है, तो हृदय से वो विभिन्न अंगों की ओर उसको भेजने का कार्य करता है ना, रुधिर को, जो शुद्ध रुधिर हो जाता है आपका। और देखिए जो अशुद्ध रक्त है तो उनको क्या करता है, शिरा जो क्या काम करती है, विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाती है, क्या करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, तो फिर शुद्धिकरण हो जाता है, तो फिर वहां पर चला जाता है। तो ये देखिए शुद्ध और अशुद्ध से इस बात को याद रखिएगा, हृदय हमेशा शुद्ध भेजेगा, और जो विभिन्न अंग जो होंगे वो अशुद्ध हमेशा किसके पास भेजेंगे, हृदय के पास भेजेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट एक आपका अंतर हो जाएगा रुधिर और शिरा में। आइए एक दो और अंतर जो है आपके उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही अंतर आपका बचा हुआ है, और देखिए गहराई में, तो ठीक है डियर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, शरीर की गहराई में जो होता है आपका धमनी होता है, और जो शरीर के मुख्य सतह पर ही देखिए ज्यादातर मिलने को मिलता है आपको क्या, शिराएं। तो शिराएं जो होती हैं वो सतह पर ये मिलती हैं, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये शरीर में क्या होती हैं, ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, और ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर, और ये अंतिम अब लेक्चर है। इसके बाद आपको होम साइंस का आपको ही नहीं मिल पाया इस सीजन में, तो अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब आपको 3 से 4-5 घंटों के बाद आपको पेपर देने जाना है, 6 घंटों के बाद। तो आप जितना आपको पढ़ाया गया उसको पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, और ये जो मैंने आज का ये सेशन लिया हुआ है इसको भी एक बार देख लीजिए। और अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ दीर्घ उत्तरी जो आपके प्रश्न हैं कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन पर बात करेंगे हम लोग।
डियर स्टूडेंट्स, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में लोग बात करें तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जैसे मानव हृदय की संरचना रचना वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो ना। और उसके बाद देखिए संक्रामक रोग कैसे होता है या किसे कहते हैं या उसे बचने से क्या उपाय है, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, उनको देख लीजिएगा। प्रदूषण वाला जो पोर्शन है वहां से देख लीजिएगा, प्रदूषण वाले पोर्शन से आपका इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है मस्तिष्क का रचना देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, ठीक है, तीन चार चीजें जो है उनको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। और मैंने बकायदा देखिए जो आंख पर है उसको, नेत्र को तो बता बढ़िया से बताया ही है, और उनके जो दोस्त हैं उनको भी मैंने बताया है, तो उनको भी देख लीजिएगा डिस्कशन से एक बार दीर्घ उत्तरी में। और दहेज निरोधक पर देखिए, दहेज क्या होता है, दहेज पर रोकने क्या उपाय, ये देखिए बड़ा विशेष प्रॉब्लम है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा जितना भी मैंने बताया आप लोग पूरे वीडियोस को देख कर जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दहेज उन्मूलन के लिए क्या उपाय हैं, तो मस्तिष्क वाला देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए बाल विवाह से क्या तात्पर्य है और उनके कारणों का उल्लेख कीजिए, उनके दोषों को बताइए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हो जाएंगे जो कि दीर्घ उत्तरी के हैं, इनको आप प्रश्नों को देख लीजिएगा और आसानी से आप इस पर बनाकर लिख भी सकते हैं। उसके अलावा अति लघु, लघु उत्तरी और पूरा का पूरा बहुविकल्पी जितना मैंने तैयार किया उन पूरे को आप पढ़ लेंगे तो आपका काम समझ लीजिए हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर का ये पेपर है, आप कम से कम 60 नंबर बिना कहे पूछे लिख कर आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और पूरा का पूरा एक बार लेकर रिवाइज जरूर मान लीजिएगा। और जो मैंने लास्ट में आप लोग को दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बताया है वहां से आप उन प्रश्नों को भी यदि देख लेते हैं तो उससे भी समझ लीजिए आपका कुछ क्या होगा, भला हो जाएगा, उसमें से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए महत्वपूर्ण सेशन चला आज का। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाइए एकदम चपकर। और ठीक है, और सभी बच्चों को भी बता दीजिए अपने क्लासमेट जितने भी हैं कि यदि ज्यादा नंबर पढ़ने की है चाहत तो जरूर डीजे सर चैनल की तरफ अगल बगल लगाना होगा आहट, ठीक है। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से लेना होगा आप सभी लोगों को शिक्षा। आपके लिए देखिए एकदम एन वक्त पर, मेन वक्त पर एकदम आप लोगों के साथ खड़ा है, और जो भी चीजें आप लोग की होती है एडिशंस वो आप लोग के लिए अवेलेबल कराई जाती है इस पर। तो इस चैनल का भी आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है कि इस चैनल के प्रति अपने भी कुछ कर्तव्य को निभाएं आप लोग। तो आप लोग कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ी स्टडी का जो महत्वपूर्ण साधन होता है वो क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। उसके अलावा यदि आप लाइक कर देते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करके इसको अपने पास रख दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा ही काम देगा। चाहे आप बीए में जाएंगे, चाहे आप कोई आगे की तैयारियों करेंगे तो ये फाउंडेशन वगैरह की, तो उसमें भी आप लोग को काम देगा। और जो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम कर देंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपको यहाँ से शिक्षा से रिलेटेड मिलती रहेंगी, तो उससे भी आपका भला होगा। तो ठीक है, इसे शेयर जरूर करें। तो इस चैनल के सहयोग के रूप में आप इसे शेयर जरूर करें और अपने एग्जाम को आप बेहतर तरीके से लिखकर आइएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरा असीम आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और मेरी शुभकामनाएं आप लोग का पेपर बेस्ट हो। अब आइएगा शाम को तो फिर देखा जाएगा पेपर कैसा किसका हुआ। तो फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी में लगे रहिए, थोड़ी रिपीट करते रहिए। और लगभग जब एग्जाम में जाने से पहले 1 घंटे पहले आप लोग अपनी पढ़ाई को ऑफ कर दिया करें, क्योंकि 1 घंटे अपने मस्तिष्क को भी जो है थोड़ा आराम दे दीजिए। और आनंद की बात, आनंद जो होता है फ्रेंड्स के बीच में सर वगैरह में जो अपना थोड़ा सा होता है उसमें चहल पहल कर लिया करें, ताकि आपका जो माइंड फ्रेश हो और जब पेपर आपको मिले तो आप आसानी से लिख सके। जिस पेपर में जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है, प्रॉब्लम लगता है, तो उनको मत टच करिएगा, आप अच्छे से अपने पेपर को दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।